हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अभी तक हमने बेसिक बातें सारी कर ली है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर निकलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है, उन सब बातों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनको इस तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर बताया जाता है। इनमें इस तरीके से हम लिखते हैं m, एक छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं l, और उस ब्रैकेट के बेस में हम लगाते हैं स्मॉल n। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इस m का मतलब क्या है, इस बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े कॉलम की, ये जो कॉलम अभी हमने बनाया है इस तरीके का, इस कॉलम की, इस कॉलम में अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिखाता है, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हिंदी में इसको कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी लिगैंड इस मेटल से जुड़े रहते हैं वो सबके सब सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा, मतलब द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े रहेंगे, जिनकी बात हमने वार्नर थ्योरी में जब हमने पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से क्लियर कर ली थी। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में कि ये जो बड़ा बॉक्स होता है इन्वर्टेड कॉमा, इसके बड़े बॉक्स के अंदर जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस कैपिटल M की। इस कैपिटल M जो दिख रहा है आपको, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें हमें पता है एक सेंटर मेटल होता है जो कि इतने चारों तरफ सराउंडिंग लिगैंड द्वारा घिरा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये बड़ा कॉलम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये जो मेटल दिख रहा है M दिख रहा है वो होता है सेंटर मेटल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इस छोटे कॉलम के अंदर हम लगाते हैं लिगैंड को लिखते हैं, और इसमें ये जो L दे रखा है वो है लिगैंड। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये बड़ा कॉलम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, M सेंटर मेटल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो L दे रखा है वो लिगैंड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी स्मॉल n, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। स्मॉल n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड को। तो ये जो L है वो रिप्रेजेंट करता है कितने कौन से लिगैंड है, और ये स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है कि जो लिगैंड है वो उनके नंबर कितने हैं, और यही से हम पता करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, और ये जो सिंबल्स हमने दे रखे हैं कैपिटल M, L, स्मॉल n, ये क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद बची है बात इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला ये और ये पोर्शन। ये दोनों जो पोर्शन है इनको हम कहते हैं आयोनिक स्फीयर। समझ में आ गया होगा आपको। इस बड़े कॉलम के बाहर वाला जो पोर्शन होता है, मीन्स यहाँ पे बना देते हैं, ये बड़ा कॉलम तो है कोऑर्डिनेशन
स्फीयर, और इसके बाहर जो चीज़ दे रखी है ये वाला जो स्पेस रहता है, यहाँ पे हमें पता है प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ आयंस जुड़ा रहता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आयोनिक स्फीयर। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। यहाँ पे ये भी वही बात है, आयोनिक स्फीयर कहलाता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि इस आयोनिक स्फीयर में कोई आयन प्रेजेंट होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड। इसको हम प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये जेड इस तरफ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिएगा आप, अगर ये जेड इस आयोनिक स्फीयर में मीन्स कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे की तरफ प्रेजेंट रहता तो इस पे पॉजिटिव आता है, जब ये पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है तो इस पे आता है नेगेटिव। तो ये जो है आयन, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं काउंटर आयन। ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन, और इस काउंटर आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हम किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो स्पेयर होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन चीज़ों को। जो बड़ा ब्रैकेट होता है उस पूरे ब्रैकेट को हम कहते हैं, उसके अंदर वाला पोर्शन कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की तरफ दोनों तरफ जो स्पेस रहता है उसको हम कहते हैं आयोनिक स्पेयर। ये वाला भी है और ये वाला भी आयोनिक स्पेयर है। इस आयोनिक स्पेयर में क्या प्रेजेंट रहता है? काउंटर आयन जेड प्रेजेंट होता है, जो कि प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़ा रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हमने देखा कि एक मेटल लगा होता है M, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर मेटल। इस कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है सेंटर मेटल को। उसमें और लगा होता है N लगा होता है, ये L जो होता है वो L रिप्रेजेंट करता है लिगेंड को, और ये स्मॉल n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड को। तो यहाँ पे ये था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन। चलिए एक बार आप यहाँ तक क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी हमने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की थी वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। इनके टाइप समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए, एक बार मैं वापस यह बना देता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेशन हमारा कंपाउंड था, मान लीजिए इसमें कोई आयन जेड या जुड़ा हुआ था। समझने के लिए हम आगे एग्जांपल लेंगे इनके। अगर मान लो यह जेड जुड़ा हुआ था, अब जब ये क्या होता है? आयनाइज होगा। आयनाइज होने पे हमें पता है ये पीछे वाला पोर्शन क्या देगा? नेगेटिव, और आगे वाले पोर्शन पे जुड़ेगा पॉजिटिव, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास कैसा हो गया? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ये टूटने पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये रह जाएगा नेगेटिव। और अगर काउंटर आयन नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। पहले अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट, तो वो होते हैं धनात्मक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो होते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और थर्ड टाइप की बात करें हम तो उन्हें हम कहते हैं उदासीन या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको मिलते हैं। चलिए वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए ये कैसे बनता है? मान लीजिए
ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें पता है काउंटर आयन क्या रहेगा, इस तरफ मान लो जुड़ा हुआ है। जब ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, हमें पता है इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अपने आयंस में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर धनात्मक उपसहसंयोजी यौगिक। तो देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम FeH2O6 ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि सेंटर मेटल कौन सा है, यहाँ पे आयरन है। लिगेंड कौन सा है, यहाँ पे ये लिगेंड है। और ये जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड है। और इस पे हमें क्या चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि धनात्मक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जब काउंटर आयन पीछे की तरफ जुड़ा होता है तो आयनाइज होकर काउंटर आयन माइनस में चला जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, पॉजिटिव स्पीसीज। मान लीजिए ये कंपाउंड इस तरीके से होता, (2Cl-), तो ये आयनाइज होके बात वही है, वही कॉम्प्लेक्स देता हमें FeH2O6 2++Cl प्लस 2Cl-। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उन्हें हम कहते हैं धनात्मक उपसहसंयोजी यौगिक या फिर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। करिए यहाँ तक एक बार क्लियर। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। चलिए बात करते हैं हम आगे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से होते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड टाइप जो है हमारे पास, वो है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड, ऋणात्मक उपसहसंयोजी यौगिक, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करें नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास, हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए पहले बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। ये इस तरीके का, मान लीजिए काउंटर आयन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, आयनाइज होके क्या देगा, Z++MLN-। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें काउंटर आयन पॉजिटिव हो तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या आता है, आयनाइज होने के बाद नेगेटिव चार्ज बचता है और इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इन सबको बहुत अच्छे से। MnCN6 ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आपको दिख रहा है इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या प्रेजेंट है, 4-, इट मीन्स ये जो है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर का एग्जांपल है। चलिए आगे हम बात करते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उदासीन उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में। चलिए अगर हम बात करें उदासीन उपसहसंयोजी यौगिक, उदासीन उपसहसंयोजी यौगिक, इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें न तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे धनायन प्रेजेंट होता है और न ही उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे ऋणायन प्रेजेंट होता है।
कहने का मतलब इन टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन पे कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ये कैसे हो गए? सिर्फ इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे जी इसमें आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 3 टाइप के हमें बेसिकली मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, और थर्ड हम जो बात कर रहे थे वो कौन से होते हैं? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट में हमने क्या देखा था? अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कहलाते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे न तो पॉजिटिव हो न ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम कहते हैं उदासीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इनको हम लिखते हैं। आगे इसमें हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो डिफरेंट हमें मिलेंगे उनके नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो फिर आगे हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड। तो चलिए बात करते हैं हम किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है इसमें। इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स के हम नाम लिखते हैं उसी तरीके से बच्चों इसके भी नाम लिखे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम बात कर लेते हैं एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसको हम क्या कहते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। दिख रहा है आपको? बड़ा बेसिक सा इनऑर्गेनिक का सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों इसका हम नाम कैसे लिखते हैं? सोडियम और यहाँ पे क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आयनाइज करूँ तो आपको क्या दिखेगा? ये आयनाइज होके देखा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे हमें क्या पता चला है? हमने सबसे पहले नाम किसका लिखा है? यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज का। सबसे पहले नाम किसका लिखा है? पॉजिटिव स्पीसीज का। फिर हमने नाम लिखा है किसका? नेगेटिव स्पीसीज का। तो यही क्या है? कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड की बात, ये सिंपल सॉल्ट है, पर हम जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे उनमें भी आपको इसी तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है उसमें भी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पॉजिटिव पोर्शन है उस पॉजिटिव पोर्शन का नाम लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? नेगेटिव जो बात करते हैं नेगेटिव पोर्शन होता है उस नेगेटिव पोर्शन का आपको नाम लिखना है। तो आपको पहला रूल बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्ट्स के नाम लिखते हैं उसी तरीके से आपको क्या करने हैं? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके भी नाम लिखने। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव स्पीसीज को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है किसको? नेगेटिव स्पीसीज को। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, हम सारे रूल इसी में कर लेंगे। अभी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे बेसिक रूल क्या है। फिर हम 1 बाय 1 रूल को भी एक एक को लिख के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या IUPAC नियम है इसके नाम लिखने के। सेकंड देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव का और नेगेटिव का नाम। उन दोनों के बीच में आपको कुछ दिख रहा है थोड़ा सा? ये क्या है? कुछ
स्पेस दिया है। तो हमने किन के बीच स्पेस दिया है? पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम के बीच में हमने क्या दिया है? थोड़ा सा स्पेस। तो यही रूल है IUPAC का दूसरा रूल कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी बात करेंगे तो उनमें भी पॉजिटिव का नाम पहले लिखना है, नेगेटिव का सेकंड लिखना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम के बीच में थोड़ा सा क्या रखना है? आपको हल्का सा गैप रखना है, थोड़ा सा स्पेस देना होगा। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको रूल ध्यान रखना है वो क्या है? बेसिक रूल कि आपको इनके जो आप लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके कितने नंबर है उन नंबर को प्रीफिक्स के फॉर्म में नहीं लिखना है। मतलब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो सिंपल है, दोनों एक एक ही है। अपन लेते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिख रहा है आपको यहाँ पे अच्छे से? ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था वो यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। तीसरा नियम क्या है इसका? फर्स्ट देखो क्या नियम लिया था हमने? पॉजिटिव का नाम सबसे पहले लिखना है, तो हमने लिख दिया। नेगेटिव का नाम उसके बाद आता है, तो रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी, सिंपल कॉम्प्लेक्स में भी। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है। तो ये दोनों नियम तो आपको इसमें भी इजीली समझ में आ रहे थे। तीसरा जो नियम हम बात करेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो कैटायन या एनायन है उसके नंबर को प्रीफिक्स के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखना है। तो नंबर को प्रीफिक्स के फॉर्म में कैसे नहीं लिखना है? ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 क्लोरीन है, तो क्या हम यहाँ पे ट्राइक्लोराइड लिखते हैं क्या? एल्यूमिनियम AlCl3 को हम क्या लिखते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड, न कि हम लिखते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये बहुत विशेष बात है आपको ध्यान रखने वाली कि बेसिक रूल कौन कौन से है। सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉजिटिव का नाम लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? नेगेटिव का नाम लिखना है। दूसरे रूल की अगर हम बात करें, दूसरा रूल आपको क्या बताता है? दूसरा रूल आपको बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रखना है? थोड़ा सा आपको गैप रखना है। उसके बाद तीसरे रूल हमने बात की। तीसरा रूल क्या था IUPAC नोमेनक्लेचर का? तीसरा नियम कहता है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, मीन्स कैटायन और एनायन है, उनके नंबर को आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो चलिए यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार हम इसके रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बात करें तो उसके नाम हम स्पेशली कैसे लिखेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं बच्चों रूल्स के बारे में। IUPAC के नेम के रूल्स जो हमने अभी देखे थे उनको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट रूल की हम बात करें, IUPAC नेम बराबर आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कैटायन का नेम लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है एनायन का नेम। सेकंड रूल की बात करें तो स्मॉल गैप बिटवीन नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि स्मॉल गैप रखना है आपको किन के बीच में? एनायन और कैटायन के नाम के बीच में। चलिए आगे हम बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड रूल इसका क्या है? नॉट यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स for number of cation and anion। ठीक है, तो तीसरा जो था वो क्या है कि आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना है,
वो कैटायन और एनायन के नाम के लिए। तो ये तीनों रूल थे, बेसिक रूल है। उसके बाद हम स्पेशली बात करेंगे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्पेयर की। ये बात कहाँ तक थी, ये बात इसकी है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे ना इनकी कि जेड जो काउंटर आयन है और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर मेटल और लिगैंड एन। तो अभी तक हम जो बात करें वो किसकी है, इन पूरे कंपाउंड की। इस पूरे में हमें क्या है, ये क्या है पॉजिटिव, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे इस कंपाउंड का पूरा नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें किसका नाम लिखना है, कैटायन का, फिर लिखना है एनायन का। इन दोनों के नाम के बीच में सेकंड रूल क्या कहता है, थोड़ा सा आपको रखना है, गैप रखना है। और तीसरी बात क्या कहता है कि इनके जब नाम लिखते हैं तो उनमें एनायन और कैटायन के जो नंबर होते हैं उनको प्रीफिक्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के फॉर्म में नंबर को वहाँ पे यूज़ या नहीं करना है। तो चलिए यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी। जो मेन बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने में, वो बात आती है यहाँ से यहाँ तक कि इन मेटल लिगेंड के नाम किस तरीके से लिखे जाएंगे। बड़ी इजी वे में अभी हम इनको भी सीख लेंगे किस तरीके, फिर हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से इनके नाम को वाकई लिखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए देखते हैं हम इनका नाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग ऑफ पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं उन दोनों के नाम के रूल एक ही तरीके से, दोनों के एक ही तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। पॉजिटिव या न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही होगा, ये इस तरीके से, ये तो हो गया पॉजिटिव। अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो अभी हमने क्लियर किया था, न्यूट्रल को हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके नाम लिखने का बड़ा बेसिक सा तरीका है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं पढ़ेंगे इसको, इजी वे में लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन सा है, उस लिगेंड का आपको क्या लिखना है, नेम। उसके नेम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। पहले नाम लिखना है आपको लिगेंड का, फिर आपको नाम लिखना है सेंटर मेटल आयन का, और फिर नाम लिखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन इन रोमन। जो रोमन नंबर लैंग्वेज लिखते हैं हम, उसमें आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल आयन की। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल की हम बात करें तो पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमें कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, पॉजिटिव की अगर बात करें सबसे पहले लिखना है आपको लिगेंड कौन सा है। यहाँ पे आगे प्रीफिक्स में आपको लगाना होगा कि लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड भी कितने वो, तो लिगेंड कौन सा है, लिगेंड का नाम होने के बाद आप किसका नाम लिखोगे, सेंटर मेटल का। और सेंटर मेटल के लिखे दोनों के नाम होने के बाद आपको लिखना है सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसको। तो इस तरीके से सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है किसमें, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी। सिर्फ आगे हम बात करेंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि सेंटर मेटल आयन जो अगर नेगेटिव स्पीसीज के अंदर है तो उसमें आपको पीछे क्या ऐड करना है, एट लगाना है, ATE, एट लगाना है सेंटर मेटल के नाम के पीछे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकलेट, इस तरीके से
आपको लिखना होगा। एक बार आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, उतार लीजिए इन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर से रिलेटेड है। चलिए आगे हम देखते हैं पहले कि नेगेटिव का नाम कैसे लिखा जाता है, फिर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके कि वाकई में इनके नाम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक बार नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ भी कह सकते हो आप। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेम वैसे ही नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड लिखने के बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पे, नेम ऑफ सेंटर मेटल आयन। और सेंटर मेटल आयन के पीछे विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है, उसके नेम के पीछे लगाना है आपको एट। सेंटर मेटल जो लिखेंगे हम, उनके नेम के पीछे क्या लगाना है, एट लगाना है। किस कंडीशन में, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो, नेगेटिव हो। ये करने के बाद वही सेम जैसा पॉजिटिव और न्यूट्रल में देखा था, अब आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन इन रोमन लेटर। रोमन लेटर में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ तक एक बार आप इनके रूल्स लिख लीजिए। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC के कुछ और रूल्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अभी तक हमने जो बात की थी उसमें हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमें लिखना है पॉजिटिव का नाम, फिर लिखना है नेगेटिव का नाम। फिर हमने बात की थी कि उन दोनों के बीच में क्या रखना है, थोड़ा सा गैप रखना है। फिर हमने अगला पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बात कर रहे हैं हम कैटायन और एनायन की, उनके प्रीफिक्स को हमें क्या नहीं करना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को यूज नहीं करना है। आगे अब हम क्या करेंगे, इन रूल्स से पहले हमने कुछ और भी पढ़े थे, किसके लिए, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए। उसमें हमने देखा था अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन होते तो उनके नाम सेम लिखे जाते हैं, और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है तो डिफरेंट तरीके से उनके नाम लिखे जाते हैं। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड का नाम, लिगेंड के नाम के बाद आपको लिखना है सेंटर मेटल का नाम, और सेंटर मेटल के बाद आपको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल की वो रोमन लेटर के अंदर। सेम यही पैटर्न फॉलो करना है हमें किसमें, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम लिखते समय। उसके बाद हमने बात की है नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव ने हमें क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर जब नेगेटिव होता है तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है लिगेंड का, लिगेंड के नाम के बाद आपको लिखना है उसके बाद मेटल आयन का, सेंटर मेटल आयन का नाम लिखना है। सेंटर मेटल आयन के नाम के बाद आपको क्या नाम लिखना है, उस सेंटर मेटल के पीछे लगाना है एट लगाना है। अभी हमने बात की थी एट लगाना है किसके पीछे, सेंटर मेटल आयन के पीछे। उसके बाद क्या लिखते हैं उसमें, लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि सेम वैसे ही सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन नंबर में। तो ये बात हमने कर ली थी सिंपल सी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर लिगेंड के लिए कि जब एक से ज़्यादा लिगेंड हो जाए तो उनके नाम कैसे लिखने, एक से ज़्यादा लिगेंड होने पे पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है, उनके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अपन किस तरीके से यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों की बात हम यहाँ पे अभी करेंगे। ये लास्ट कुछ रूल बचे हैं, इसके बाद हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो चलिए अगला जो रूल था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, फॉर द सिमिलर लिगेंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर यूज। अगर सिमिलर लिगेंड आ जाते हैं तो उनके लिए हम क्या न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लिखने हैं, जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक लिगेंड आते हैं तो उनके लिए आपको लगाना है डाई। अगर दो लिगेंड आते हैं, जैसे हम बात करें कि इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको लगाना है डाई। अगर 3 लिखा हुआ है तो आपको लगाना होगा ट्राइक्लोरो। अगर 4 लिखा हुआ है तो आपको लगाना है टेट्राक्लोरो। 5 है तो पेंटा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल जो इनऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगाना है, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाना है। लिगेंड के आगे लगाना है, न कि कैटायन और एनायन। यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है
कि कैटायन और एनायन के नाम में तो हम कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाते, पर पर्टिकुलर लिगेंड की अगर बात करें तो लिगेंड के नंबर हमें पता है इस तरीके से दिए होते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं हम इस एन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर सिंपल है जैसे इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो उसमें बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आपको क्या लगाने हैं, इनके न्यूमेरिकल सफिक्स लगाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इसका, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड या फिर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए तो उनके नाम में आपको क्या लगाना है, उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब नहीं लगते हैं, उसमें आपको लगाना है 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरीके से आपको उनके आगे प्रीफिक्स यूज करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि लिगेंड का नाम जब सिमिलर लिगेंड आ जाता है तो उनको क्या लिखना है, सेम लिगेंड के लिए अगर इनऑर्गेनिक सिंपल है तो डाई, ट्राई, पेंट्रा, हेक्सा इस तरीके से लिखना है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, ऑर्गेनिक लिगेंड्स आ जाए तो उन लिगेंड्स को लिखने के लिए आपको क्या लगाना है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके से उनके नाम लिखने होंगे। अगली बात करें हम, फॉर डिफरेंट लिगेंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज यूज। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली पहले जो आ रहा है उसको यूज़ करना होगा। जैसे अगर हम बात करें कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए हम लेते हैं ये, देखिए इसमें हम आगे एग्जांपल लेंगे पर एक बेसिक सा एग्जांपल आपको समझने के लिए यहाँ पे सेंटर मेटल इसमें निकेल हो गया, यहाँ पे लिगेंड आपको क्या दिख रहा है, Cl है, और लिगेंड क्या है, Brb है। अब यहाँ पे आपको पता है अभी सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड में आपको दिख रहा है एक तो देखिए ब्रोमो है, एक क्लोरो है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, ब्रोमो और क्लोरो अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि सबसे पहले नाम किसका लिखना है, पहले ब्रोमो को लिखा जाए या पहले क्लोरो को लिखा जाए। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है वो। तो ब्रोमो में अगर हम बात करें तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और क्लोरो की बात करें तो क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बी आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिकली IUPAC क्या कहता है आपको कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, दूसरे को। तो यहाँ पे लगाया जाएगा डाई ब्रोमो डाई क्लोरो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये जो रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इज यूज। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकली क्या करना है, यूज़ करना है ऑर्डर को, कि अल्फ़ाबेटिकली पहले जो आता है उसको पहले लिखोगे, बाद में जो आता है उसको बाद में हम लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिगेंड्स की, अगर लिगेंड की बात करें हम तो लिगेंड हमें पता है डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो उनके नाम अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव लिगेंड की, ठीक है, तो पॉजिटिव लिगेंड के लिए हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके पीछे क्या लगाना है हमें, ईएम। जैसे नाइट्रियम आपने सुना होगा, तो वो क्या है, पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है, इसलिए उसमें क्या लगाते हैं हम, IUM आपको पॉजिटिव लिगेंड के पीछे ऐड करना होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव लिगेंड के लिए, तो नेगेटिव लिगेंड के नाम के पीछे आपको क्या ऐड करना है, O ऐड करना है। जैसे अगर हम बात करें ये Cl अभी हमने देखा, Cl क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इसमें क्या नाम होता है, क्लोरीन होता है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, क्लोर, क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। तो क्लोरीन लग गया, क्लोरो O लग गया इसके पीछे, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव लिगेंड जब आता है तो उसमें क्या लिखना है आपको, नेम, लिगेंड के नेम के पीछे क्या लगाना है, O लगाना है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड आपके पास आता है तो न्यूट्रल लिगेंड के नेम में आपको IUPAC नेम लिखते समय कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे रूल समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम हम लिखते हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है पॉजिटिव का नाम, फिर आपको लिखना है नेगेटिव का नाम। फिर हमने रूल में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको थोड़ा सा क्या रखना है, गैप रखना है। उसके बाद हमने अगला नियम क्या पढ़ा था कि इनके पॉजिटिव कैटायन और एनायन के नाम लिखते समय कोई भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद
आगे हमने जो बात की थी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए बात की थी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो उन दोनों के नाम सेम लिखे जाते हैं। पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है हमें, लिगेंड के बाद हमें किसका नाम लिखना है, मेटल का, और मेटल का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो भी रोमन लेटर में। तो ये बात थी पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। आगे हमने जो बात की थी वो किसके लिए की है, उसके बाद हमने जो बात की है वो हमने की है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन का स्फीयर हम जब लिखते हैं तो उसमें लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, लिगेंड के बाद आपको किसका नाम लिखना है, सेंटर मेटल आयन का नाम, और सेंटर मेटल आयन के नाम के बाद आपको पीछे क्या ऐड करना था, ऐड करना है, जैसे निकलेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया, उस तरीके से। और फिर सिंपल इसमें भी लास्ट पॉइंट क्या था कि आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पीछे जो सेंटर मेटल है उसके बाद लगाना है सेंटर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो भी रोमन लेटर के अंदर लिखना होगा। तो ये चीज़ें हमने क्लियर की थी। उसके बाद लास्ट ये रूल थे, उसमें हमने क्या देखा कि जब अगर सिमिलर लिगेंड आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इस तरीके से आपको प्रीफिक्स यूज़ करने हैं। अगर कॉम्प्लेक्स या फिर ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाता है तो उसमें आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरीके से यूज़ करने होंगे लिगेंड के नाम से पहले। और फिर हमने जो बात की थी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड आपको मिलते हैं तो उसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या करना होगा, लिखना होगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहला आएगा उस लिगेंड को पहले और अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आता है उस लिगेंड को उसके बाद लिखेंगे हम। उसके बाद हमने लिगेंड का नेम लिखते समय क्या देखा है कि अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके नाम में आपको ऐड करना है ईएम, IUM, ईएम ऐड करना है। अगर नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसके नेम में आपको O ऐड करना है, और अगर आपके पास क्या है न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके नेम में कोई भी चेंजेज नहीं करने हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो IUPAC नाम लिखे जाते हैं उनके ये कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम देखते हुए समझते हुए कल की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इन जो नेम होते हैं उनको हम लिखना सीखेंगे। तो चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं।